नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी शिक्षण का विशेष पेपर लेकर आया हूं। पूरे ही 30 प्रश्न हैं। देखिएगा, लास्ट 2 दिन आपके पास शेष बच रहे हैं। ये 30 प्रश्न लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या लैंग्वेज सेकंड हिंदी यदि आपके रीट में है, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। सूचित कर दूं कि भाई 11:30 बजे आज आपके मेगा टेस्ट आ रहा है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। संपूर्ण 150 प्रश्नों का वो टेस्ट है। आज सुबह 11:30 बजे वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे 30 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का और अवतरण चिन्ह का। प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताना है आपको। देख लीजिए एक बार वापस प्रश्न को। वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे साथियों। दूसरा विकल्प आपके पहले क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने, एडम्स ने, B.S. ब्लूम ने और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और एक और परिभाषा आती है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो द्विमुखी अलग है, त्रिमुखी अलग है साथियों। द्विमुखी प्रक्रिया को जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया है शिक्षा को, कि भाई शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये तो जॉन एडम्स ने कहा था। और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन ड्यूवी ने कहा था साथियों। लेकिन यहाँ द्विमुखी प्रक्रिया पूछा है, तो फिर आपका दूसरा विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है। देखो, द्विमुखी में कौन कौन आता है? एक तो आता है शिक्षक और एक आता है छात्र, जबकि त्रिमुखी में शिक्षक और छात्र के अलावा पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना और पालतू होना। प्रश्न संख्या 3 में ये जो मुहावरा पूछा गया है, इसका आपको सही अर्थ बताना है साथियों। तो देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को। राइट आंसर है, नाक का बाल होना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। कोई चीज़ हमें प्रिय लगती है, हमारे नज़दीक होती है, हमें अच्छा लगता है उस चीज़ को जब वो हमारे पास होती है। तो साथियों, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उसके लिए अधिक प्रिय होना। थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? छात्रों का चयन करना, शिक्षण विधि का चयन करना, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन करना और कठिनाई स्थलों का चयन करना। तो देखिए, जब हम शैक्षिक निदान की प्रक्रिया को अपनाते हैं, शैक्षिक निदान में क्या देखा जाता है? छात्रों की कमजोरियों को देखा जाता है साथियों, कि भाई जो छात्रों की कमजोरियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, छात्र किस विशिष्ट क्षेत्र में कमजोर है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो जो शैक्षिक निदान की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हम छात्रों का भी चयन करते हैं कि भाई ये जो छात्र है, इनका हमको निदान करना है। कठिनाई स्थलों का भी चयन किया जाता है, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का भी चयन किया जाता है। लेकिन शिक्षण विधि का चयन शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाना सुनीता ने बनाया होगा, वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। देखिए, खाना सुनीता ने बनाया होगा, ठीक है। बनाया होगा मतलब पहले की बात है, तो भूतकाल में चला गया। लेकिन यहाँ पर तो जो चारों ही विकल्प है वो भूतकाल के हैं। तो पूर्ण भूतकाल में तो क्या होता है, यदि खाना सुनीता ने बनाया था ऐसा वाक्य होता तो वो पूर्ण भूतकाल रहता। हेतुमत भूतकाल का ये उदाहरण नहीं है, सामान्य का भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है संदिग्ध भूतकाल, मतलब भूतकाल में क्रिया के होने पर अगर हमें संदेह हो तो वो होता है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर खाना सुनीता ने बनाया होगा, तो इसमें हमें क्या है, संदेह है। बनाया होगा मतलब सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए,
मुद्रण पाठ्यपुस्तक का रूपात्मक पक्ष है, पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कथन यहाँ पर आपको असत्य लग रहा है उसका चुनाव कर लीजिएगा। देख लेते हैं राइट आंसर। देखो पहला जो विकल्प कह रहा है पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल की ओर, जटिल मतलब होता है कठिन की ओर, मतलब पहले बालकों को हमें सरल जानकारी देना चाहिए और फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। मुद्रण पाठ्यपुस्तक का रूपात्मक पक्ष है, बिल्कुल सही बात है साथियों ये भी, लेकिन पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, ये एक गलत कथन है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य नहीं है बल्कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण का क्या है, एक साधन है साथियों। विकल्प नंबर 3 जो है ये एक असत्य कथन है और यही आपका आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन, इनमें से वचन की दृष्टि से सही नहीं है। लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें, सखी का सखियाँ। देखिएगा वचन की दृष्टि से जो आपको सही नहीं लग रहा है उसका चयन आपको यहाँ पर करना है। तो पहला जो विकल्प है लता, लता का बिल्कुल लताएं, बिल्कुल ये लता एक वचन है और लताएं बहुवचन है। घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन है, शुद्ध है ये दोनों। किताब एक वचन है और किताबें बहुवचन है, ये भी शुद्ध है। लेकिन सखी का जो ये सखियाँ लिखा हुआ है तो सखियाँ ये गलत लिखा हुआ है साथियों, इसमें बड़ी की मात्रा लग रखी है तो ये गलत हो जाता है। सखी का सखियाँ इस प्रकार से होना चाहिए, सखियाँ, ठीक है, ये शुद्ध होता है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये वचन की दृष्टि से क्या सही नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 7 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां प्रश्न, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। आगमन विधि, निगमन विधि, दल शिक्षण विधि और अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो उस विधि का चयन करो जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की जो गति है उस गति से सीखता है। जैसे एक मान लीजिए मंदबुद्धि बालक है, एक प्रतिभाशाली बालक है, एक सामान्य बालक है, एक पिछड़ा बालक है। तो इस प्रकार अलग अलग जो बुद्धिलब्धि वाले बालक होते हैं तो यहाँ पर खुद की उनकी सीखने की जो गति है यदि वो उसी गति से सीखे तो ऐसा अभिकर्मित अनुदेशन विधि में होता है साथियों। इस विधि का निर्माण स्किनर के द्वारा किया गया था, B.F. स्किनर के द्वारा, और इसके अलग अलग प्रकार भी है, जैसे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो इस प्रकार ये अलग अलग ये प्रकार होते हैं इसके। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। देखो जब भी ये प्रश्न पूछे कि छात्र स्वयं के सीखने की गति से किस विधि में सीखता है तो अभिकर्मित अनुदेशन अगर विकल्प में है तो वही सही रहेगा हमेशा, क्योंकि इस विधि की सबसे मुख्य बात यही है कि छात्र इसमें स्वयं की गति से सीखता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। देखिएगा 3 शब्द तो यहाँ स्त्रीलिंग है और एक शब्द है पुल्लिंग, उस पुल्लिंग शब्द का ही आपको यहाँ पर चयन करना है साथियों। तो संसद, संसद अच्छी होती है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर गंगा, गंगा अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। किताब अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन सूची पत्र अच्छी होती है, ये गलत कथन है। सूची पत्र अच्छा होता है साथियों, इस प्रकार से शुद्ध होता है। तो फिर ये जो सूची पत्र है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ती है पिछड़े बच्चों के लिए, हकलाने वाले बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, या इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर बताइएगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षण का, जिसमें हम छात्रों की जो कमजोरियां हैं उसको क्या किया जाता है, दूर करने का कार्य इसमें करते हैं साथियों। किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। तो उपचारात्मक शिक्षण पिछड़े बच्चों के लिए भी होता है, हकलाने वाले बच्चों के लिए भी होता है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी होता है, अर्थात इनमें से सभी। जो चौथा विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 10 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। 11वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अनुग्रहित पहला विकल्प ये है, दूसरा अनुगृहित ये है, अनुग्रहित यहाँ पर तीसरा विकल्प है, और चौथा विकल्प है अनुगृहित। तो साथियों ज़्यादा अंतर है नहीं चारों विकल्पों में।
क्या क्या अंतर है? एक तो ये जो ग है इसमें ये इस प्रकार से र लग रहा है, एक इसमें ये जो ग है इस प्रकार से री लग रहा है। फिर यहाँ पर है में एक में बड़ी की मात्रा लग रही है और एक में है में छोटी और बड़ी, ये तो छोटी और ये बड़ी की मात्रा लग रही है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। तो साथियों, अनुग्रहित शब्द का निर्माण अनुग्रह से हुआ है। किससे हुआ है? अनुग्रह से। लेकिन जो अनुग्रह शब्द है इसको तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब हम इसमें इत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये जो ग्रह इस प्रकार से लिखते हैं इसमें ये वाला री जुड़ जाता है साथियों। तो अनुगृहित शब्द होगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तो अनुग्रह और ग्रह मतलब ग्रह जो होता है ना, जैसे सूर्य है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, ये जो ग्रह है ये ग्रह अनुग्रह, ये वाला ग्रह अनुग्रहित में नहीं आता है। तो पहला तीसरा तो गलत हो गया। अब यहाँ पर जैसे ग्रह मतलब होता है घर, तो ये जो ग्री की मात्रा लग रही है ये सही रहेगा, और इसमें भी जो है हल वाला है उसमें बड़ी की मात्रा लगेगी। तो शब्द जो शुद्ध है वो है अनुग्रहित। सेकंड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सत्य सत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। देखिए, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो यहाँ जो चारों विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न। रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न प्रत्यय स्मरण पर आधारित होते हैं, मतलब जिनको हम सोच करके बताते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न में आपके सामने वो चीज़ होती है, आपको उस चीज़ का मिलान करना होता है, या सत्य सत्य का चुनाव करना होता है, या किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। तो ये तो तीनों ही प्रत्यभिज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रत्यभिज्ञान पर आधारित है साथियों। लेकिन यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न है ये प्रत्यय स्मरण पर आधारित होते हैं। तो विकल्प नंबर आपके 4 जो है वो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 12 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। 13वां प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ और समीदा। तो देखिए, वाक्यांश के लिए जो विकल्प शब्द आपके टॉपिक है वहाँ से प्रश्न बना है। हवन में जो हम लकड़ी जलाते हैं उसको हम क्या कहेंगे साथियों? देखो, हवन सामग्री उसको नहीं कहते हैं, वन काष्ठ भी नहीं, शुष्क काष्ठ भी नहीं, बल्कि उसको समीधा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हमेशा कि जो हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो लकड़ी प्रयुक्त की जाती है उसको समीधा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं साथियों। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, छठी कक्षा से, चौथी कक्षा से और 5वीं कक्षा से। तो ये क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम में आया हुआ है कि भाई मौन वाचन कब शुरू किया जाता है। तो शुरू किया जाता है, देखिएगा, कक्षा 3 से। आपका प्रथम विकल्प सही है। अगर यूँ होता गहन अध्ययननिष्ठ शिक्षण में, गहन अध्ययननिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ होता है, तो फिर वहाँ पर आपकी छठी कक्षा वाला जो दूसरा विकल्प है ये सही होता। लेकिन नॉर्मली अगर पूछ ले कि भाई मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तो फिर आपको तीसरी कक्षा ही लगाना है साथियों, क्योंकि रीट में इस क्वेश्चन में तीसरी कक्षा ही आंसर माना गया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर। हलाहल का विलोम होगा विष, सुधा, वृषा और सभी। तो देखिए, हलाहल जो शब्द है, हलाहल का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, एक बार आप आंसर बता दीजिए, फिर हलाहल शब्द का अर्थ जानेंगे। तो हलाहल का जो विलोम है वो होता है सुधा। कैसे होता है? क्योंकि हलाहल का मतलब जहर से लिया जाता है साथियों। अब जहर और विष तो एक ही चीज़ है, ठीक है। और वर्षा, वृषा जो है ये कोई सुधा का विलोम नहीं है, इसका हलाहल का विलोम नहीं है। हलाहल का विलोम यहाँ पर सुधा ही रहेगा। दूसरा विकल्प आपके पृष्ठ 15 में सही रहेगा। तो 15 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां प्रश्न है आपके, भाषा संसर्ग व्याकरण प्रणाली शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और आदर्शवादी। तो भाषा संसर्ग प्रणाली का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा मेरे ख्याल से। व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 16वें क्वेश्चन में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो आपके 17वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रात का पर्याय नहीं है? निशा, यामिनी, ऊर्मी और विभावरी। तो देखो, रात का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। निशा रात का पर्यायवाची है, यामिनी रात का पर्यायवाची है, विभावरी रात का पर्यायवाची है, लेकिन ये जो ऊर्मी शब्द है ये रात का पर्यायवाची नहीं है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन, व्याख्यान विधि का केंद्र है, ठीक है, अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम और अनुभव। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है? अध्यापक तो किसी भी प्रकरण के ऊपर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है और छात्र उसको क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो फिर यहाँ पर छात्र सिर्फ सुन ही रहे हैं, सारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? अध्यापक के द्वारा। तो इसलिए व्याख्यान विधि का जो केंद्र है वो अध्यापक को माना जाता है। विकल्प 1 सही है आपके 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मैं दूध पीकर सो गया वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। विकल्प 1 है, मैंने जैसे ही दूध पिया वैसे ही सो गया, मैंने दूध पिया और सो गया, मैं दूध पीते ही सो गया, मैं दूध पीते पीते सो गया। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त वाक्य में इस साधारण वाक्य को बदलना है। तो मैंने जैसे ही दूध पिया वैसे ही मैं सो गया, ये तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। मैंने दूध पिया और सो गया, बिल्कुल ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। आपके 20वां क्वेश्चन, मूल्यांकन का एक शब्द में अर्थ होता है परख, जांचना, निर्णय और मापना। देखिएगा, इस क्वेश्चन को कई जगह पर आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो भाई क्यों नहीं पढ़ रखा? इतने दिनों में ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो जो मूल्यांकन शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्णय देना। क्या होता है साथियों? निर्णय देना। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो चलिए 21वें क्वेश्चन को देखेंगे। कुसुमायुध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अविभव समास है। तो देखो, कुसुमायुध इस शब्द में समास की बात की जा रही है। तो साथियों प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो रहेगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। यहाँ पर कुसुमायुध का जो तीसरा अर्थ है वो कामदेव से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? कामदेव से लिया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव होता है, विश्वसनीयता का अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव होता है और वैधता का अभाव होता है। तो जो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका आपको प्रमुख दोष बताना है कि भाई कौन सा दोष इनका प्रमुख रूप से होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन व्यापक होते हैं क्योंकि ये संपूर्ण सिलेबस से बनाए जाते हैं। विश्वसनीय होते हैं क्योंकि आप कई बार चेक कर लो फिर भी जो परिणाम है वो समान ही आता है। वेद होते हैं लेकिन अभिव्यक्ति का अभाव, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि साथियों इसमें क्या होता है, हम अपनी तरफ से जो अपने विचार हैं उनको अभिव्यक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं कर सकते हैं। इसमें तो जो उत्तर आपके सामने है उसमें से ही किसी एक का चयन करना होता है। इसलिए इन प्रश्नों का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है कि भाई इनमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है। थर्ड विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे मित्रों। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अनुपसर्ग और उप उपसर्ग। तो देखिएगा, गमन शब्द है इसका आपको विपरीतार्थक बनाना है। तो बताइए कौन सा उपसर्ग लगाओगे? राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1 आ उपसर्ग हम लगाएंगे तो इसका विपरीतार्थक बन जाएगा। कैसे बनेगा? गमन का मतलब क्या होता है साथियों? जाना। क्या होता है साथियों? गमन का अर्थ जाना होता है और गमन में हम अगर आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? आना। तो साथियों जाना का उल्टा क्या होगा? आना। तो ये विपरीतार्थक बन गया। कब बना? जब हमने गमन में आप उपसर्ग को जोड़ा है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके 24वें क्वेश्चन की ओर।
किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? वैधता का, वस्तुनिष्ठता का, व्यापकता का और विभेदकारिता का। तो देखिए, कोई भी परीक्षण है, यदि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालक दे रहे हैं तो मतलब वो जो प्रश्न है उसमें विभेदकारिता का अभाव होता है साथियों। क्यों होता है? क्योंकि विभेदकारिता मतलब होता है जो सामान्य बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, जो पिछड़े बालक है, इनमें विभेद करना। तो सभी सही उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कौन बालक सामान्य है, कौन मंदबुद्धि है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन पिछड़ा है, नहीं चल रहा है इस चीज़ का पता। इसलिए यहाँ पर इसमें विभेदकारिता का के गुण का अभाव है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है आपके, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब और अकथनीय। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, जिस विकल्प में उपसर्ग भी जुड़ रहा है, प्रत्यय भी जुड़ रहा है, उसका चयन आपको करना है। तो ये जो बेरहम शब्द है इसमें बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बिकाऊ जो शब्द है उसमें आव आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लाजवाब जो शब्द है इसमें ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन अकथनीय जो शब्द है इसमें तो उपसर्ग जुड़ा हुआ है और साथियों ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और कथन इसमें क्या है? मूल शब्द है मित्रों। तो यहाँ पर अकथनीय में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अतः आपके यहाँ पर जो चौथा विकल्प है 25वें प्रश्न में, यही आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां क्वेश्चन, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेकार्ट विधि और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आँख, हाथ और कान, ये तीनों ही हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं साथियों। ज्ञानेंद्रियों पर प्रशिक्षण का कार्य किसके द्वारा किया गया है? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया है। तो मोंटेसरी विधि में ही बालक के आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प एक सही है आपके 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? पहला विकल्प है देवेश्वर्य, प्रत्युपकार, नद्योर्मी। दूसरा विकल्प है अन्वित, सख्योचित और न्यून। तीसरा विकल्प है पितृनुमति, यद्यपि और षडानन। और चौथा विकल्प है मात्रानंद, निध्यर्पण और नार्योचित। तो देखिए, यण संधि रहित जो शब्द समूह है उसका चयन करना है। तो देव्यैश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य यण संधि का उदाहरण है। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार यण संधि का उदाहरण है। नद्योर्मी, नदी प्लस उर्मी, नद्योर्मी यण संधि का उदाहरण है। जो दूसरा विकल्प है यहाँ पर अन्वित, अनु प्लस इत अन्वित होता है, यण संधि का है। सख्युचित, सखी प्लस उचित सख्युचित होता है, यण संधि का उदाहरण है साथियों। सखी प्लस उचित, तो यहाँ पर इसमें यण संधि का ही है बिल्कुल। न्यून, नी प्लस उन न्यून, साथियों ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति होता है, ये भी यण संधि का है। यदि प्लस अपि यद्यपि होता है, यण संधि का है। लेकिन यहाँ ये जो षडानन शब्द है, ये इसका विच्छेद होता है षट प्लस आनन बराबर शब्द क्या बनता है? षडानन बनता है। तो ये यण संधि का नहीं है षडानन, बल्कि षडानन शब्द जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। अतः यहाँ पर आपके विकल्प नंबर 3 सही है। बाकी चौथे विकल्प की बात करें तो मातृ प्लस आनंद मात्रानंद होता है। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण होता है। नारी प्लस उचित नार्युचित होता है। ये तीनों भी यण संधि के ही उदाहरण है। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 28वां प्रश्न, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को अनुशासन में रखना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना और छात्रों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना। तो देखिए, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य पूछा जा रहा है कि बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाती है भाषा की कक्षा में, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? आखिर कहानियाँ क्यों सुनाई जाती है? तो 28वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। विकल्प नंबर 3 सही है। और कल्पना शक्ति सर्वाधिक विकसित होती है परियों की कहानियों से साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर 3 आपके 28 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं।
तो 29वां क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट, इनमें से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मूर्ख, प्रातः, विस्तृत और बुराई। तो देखिएगा संज्ञा शब्द की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मूर्ख शब्द है ये एक विशेषण शब्द है साथियों। प्रातः शब्द जो है ये संज्ञा नहीं है, विस्तृत भी संज्ञा नहीं है, लेकिन शब्द जो बुराई है ये बुरा से बना है साथियों। बुरा एक विशेषण है, जब इसमें आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है बुराई, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा कि सर हमें इस प्रश्न पे डाउट है, सॉल्यूशन करवाया जाएगा साथियों। और देखिए 30 में से जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वें क्वेश्चन को। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है भाषा विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि। तो देखो जो शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण विधि या माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है साथियों। माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ही हम शिक्षण कौशलों का विकास करते हैं। जो एसटीसी या बीएड मतलब डीएलएड या बीएड आपने की होगी तो वहाँ पर भी आपने सूक्ष्म शिक्षण किया होगा। इसके माध्यम से शिक्षण कौशल हमें सिखाए जाते हैं। विकल्प 2 30वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।